नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने जीएसटी को महत्वपूर्ण सुधार माना है। आईएमएफ के मुताबिक जीएसटी के चलते भारत में 8% से ज्यादा रफ्तार के साथ आर्थिक विकास होगा। आईएमएफ के इस अनुमान के काफी मायने हैं, क्योंकि पूर्व में आईएमएफ को भारत की आर्थिक सफलता पर संदेह था। साल 2016-17 और 17-18 के लिए आईएमएफ ने भारत के विकास दर के अनुमान में 1% तक की कटौती कर दी थी। ऐसे में आईएमएफ के इस अनुमान का क्या कुछ मतलब होगा वैश्विक स्तर पर, यह समझना बेहद जरूरी है। इस बीच जीएसटी को लेकर कुछ और सुधार भी हुए हैं। झारखंड ने जीएसटी पर मोहर लगा दी है। ऐसा करने वाला झारखंड चौथा राज्य है। तेलंगाना, बिहार और राजस्थान में जीएसटी से जुड़े विधेयक पर पहले ही मोहर लग चुकी है। संसद के बीते बजट सत्र में इसी से जुड़े 4 विधेयकों पर मोहर लगी थी। सेंट्रल जीएसटी बिल के जरिए राज्य के अंदर कर संग्रह की व्यवस्था का प्रावधान है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल में राज्य के अंदर आपूर्ति पर कर संग्रह की व्यवस्था है, जबकि जीएसटी कंपनसेशन बिल के जरिए राज्यों को राजस्व घाटे पर मुआवजा देने का प्रावधान है। दुनिया के 160 देशों में जीएसटी जैसी व्यवस्था लागू है। जीएसटी का मकसद उत्पादों और सेवाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाना है, जिसके लागू होने के बाद कुछ उत्पाद सस्ते होंगे तो कुछ महंगे भी। अधिकांश चीजें जीएसटी के दायरे में रहेंगी, जबकि कुछ चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर भी। सरकार की कोशिश है कि 1 जुलाई से जीएसटी देश भर में लागू हो। इसके लागू होने के बाद 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों की जगह केवल एक होगा जीएसटी। हालांकि जीएसटी काउंसिल को अभी कई और मुद्दे सुलझाने हैं। 18 और 19 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। मसलन देश भर में 80 लाख वैट उत्पाद और सेवा करदाता हैं। 75% वैट करदाता और 73% उत्पाद करदाता जीएसटी की नई करण प्रणाली यानी जीएसटीएन से जुड़ चुके हैं, लेकिन 66% सेवा करदाता अभी इस प्रणाली से दूर हैं। प्रक्रिया से जुड़ने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो 66% के 66% सभी के सभी जीएसटीएन से जुड़ें। बहरहाल जीएसटी से जुड़ने वाले सभी कारोबारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की ओर आगे बढ़ना होगा। उपभोक्ताओं को भी जागरूक करना है। ऐसे में जीएसटी से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश रहेगी लोकमंच में। साथ ही साथ ये भी कि जीएसटी के जब जुलाई से लागू हो जाएगा तब के बाद की तस्वीर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या रहेगी। जीएसटी को लागू करने के बाद वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर किस तरीके की तस्वीर नजर आती है, और ये सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो क्या ये मान लिया जाए कि देश में आर्थिक विकास का आधार जीएसटी भी रहने जा रहा है, जिस तरीके का अनुमान वर्षों से नहीं दशकों से लगाया जा रहा था जीएसटी के संदर्भ में। बहरहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं रवनीत सिंह खुराना साहब, बहुत ही खास मेहमान। आप उपायुक्त हैं, जीएसटी की जिम्मेदारी संभालते हैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है खुराना साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान गोपाल कुमार केडिया साहब, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है केडिया साहब आपका भी कार्यक्रम में। खुराना साहब, सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक संस्था, अगर वो ये कहता है कि भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार 8% से ज्यादा होगी और उसकी वजह, उसके मूल में जीएसटी की एक अहम भूमिका है, क्या कुछ इसका मतलब सर किस तरीके के सिग्नल देता है इंटरनेशनल स्टेज पे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि आईएमएफ ने ये कहा है जी कि 8% से ज़्यादा हमारी गति बढ़ेगी जीएसटी की वजह से। इसका एक मूल्य कारण जो हम कह सकते हैं जीएसटी का रीज़न क्या है, अभी तक जो हमारे टैक्स जो लग रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग टैक्स थे जी। इसकी वजह से आपस में जिसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स वो चल रहा। तो जब जीएसटी आ रहा है, भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे मिलजुल कर एक पूरी सप्लाई चेन को टैक्स लगा रही, जिसकी वजह से आप चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो जी, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे आप कर्नाटका में हैं, चाहे आप कन्याकुमारी में काम कर रहे हैं, अब पूरा भारत एक बंध गया है एक
मोतियों की जैसे हम माला कहते हैं, जीएसटी वैसे एक माला। ठीक है, मतलब अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे देश को या सरकार को क्या फायदा होगा सर, अगर आप ये थोड़ा दर्शकों को समझा सकें। कंज्यूमर एंड पर क्या फायदा होगा इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन सरकार को क्या फायदा होगा ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि अब तक जो तर्क दिया जाता है वो ये कि देखिए अब तक की जो स्थिति थी जीएसटी के लागू होने से पहले वो ये कि कुछ उत्पादों पर 30 से 35% तक टैक्स लगता था, वो घटकर अब माना जा रहा है कि 18% के आसपास रहेगा, 17% के आसपास रहेगा। तो जब आप टैक्स को लगभग आधा कर दे रहे हैं तब सरकार का रेवेन्यू जनरेशन का जो मॉडल होता है जिसमें टैक्स की कमाई एक बड़ी भूमिका उसकी होती है, तब ऐसे में सरकार को क्या फायदा होता है या देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होता है? आपकी जो आशंका है कि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि टैक्स रेट कम हो रहा है, दर्शकों के मन में एक सवाल हो सकता है। इसका जो रीज़न आप कह रहे हैं, जिसका आप कारण जो बता रहे हैं कि टैक्स रेट कम हो रहा है, वो बिल्कुल कम हो रहा है, बट उसके साथ साथ जो हमारा टैक्स बेस है जिस पे टैक्स लगना है वो काफ़ी बढ़ रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जीएसटी की वजह से हमें उम्मीद है कि जो हमारा ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो काफ़ी बढ़ेगा। जैसे आप खुद ही हमने बताया कि आईएमएफ ने कहा है कि 8% गति बढ़ेगी, उसकी वजह से साथ में जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं टैक्स का बेस बढ़ जाएगा। पारदर्शिता जब आप लाएंगे तो फिर हर कारोबारी को टैक्स देना होगा और उसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार के खजाने पर भी दिखेगा। केडी साहब, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, खासकर आईएमएफ के इस पूर्वानुमान को, क्या कुछ इसका मतलब सर आपके हिसाब से? अनुराग जी, ये चीज़ पहले से मानी जा रही थी कि जब जीएसटी आ जाएगा तो 2 से 2.5% तक उसका कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में। और ये क्यों होगा, ये इंडिया में देखिए ये मानी हुई बात है कि पैरेलल इकोनॉमी इंडिया में साथ साथ चलती थी, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही थी। हमने अभी जो डिमोनेटाइजेशन जो आया बीच में, जीएसटी हमारा आ रहा है, उससे पहले ब्लैक मनी पर काफ़ी कंट्रोल हुआ। तो जो लोग अभी तक इकोनॉमी से बाहर थे, ब्लैक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों का जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और ये चीज़ हमने साफ साफ देख ली जब डिमोनेटाइजेशन आया, तो ये हाहाकार मचने लगा कि भाई ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। मेरा उसी तबके में ज़्यादा था, या मेरा ये मानना था जब आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो हमारे जीडीपी पर क्या फर्क पड़ेगा। इवन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी जीडीपी कम हो जाएगी, लेकिन मेरा खुद का ये मानना था जब जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बेसिकली जब जैसे ही जीडीपी रेट हमारे पास आई इस साल की, तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहां पर। तो ये जब हमारे पास जब जीएसटी आ जाता है तो कंप्लायंस जिस तरीके से होएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन सिस्टम से बाहर नहीं हो सकता है। अगर वो बाहर होता है तो उसको जो है उस कर प्रणाली से बाहर होने से जो सुविधाएं मिलनी है उसको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो ले दे करके सारे लोग सिस्टम के भीतर आ जाएंगे, और सिस्टम के भीतर आ जाने के बाद जैसा खुराना साहब ने कहा कि टैक्स बेस हमारा जो है, टैक्स बेस बढ़ेगा, लेकिन इस टैक्स बेस को बढ़ने के लिए जो है ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है ये एक साथ पूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए, और कंप्लायंस ये चुनौती भी है, ये चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये कैसे होगा ये हम खुराना साहब से आगे पूछेंगे भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ ये कहता है तो इसका काफी कुछ मतलब है। यस जी, और इसका अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। जब सरकार कहती थी कि जीएसटी पारित करवा दीजिए, तो वो कहती थी कि साथ में कि 1 से 2% जीडीपी इससे बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन खुराना साहब, एक पहलू में सर आपसे और समझना चाहूंगा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से ही, कि जब एक आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस बारे में कुछ कहती है और एक पॉजिटिव रिमार्क देती है, एक उम्मीद जगाती है इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, तो उसके कुछ वैश्विक मायने भी होते हैं क्या, कुछ ग्लोबल मतलब भी होता है उसका, इस लिहाज से कि जो हमारी साख होती है, हमारी रैंकिंग होती है, उस पर उसका कोई पॉजिटिव असर पड़ जाएगा, या जिस निवेश की हम उम्मीद करते हैं भारत में आर्थिक मोर्चे पर, उस निवेश पर उसका एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा, एक बेहतर माहौल बनता दिखेगा। क्या इस तरीके के कुछ सिग्नल्स भी जाते हैं आईएमएफ के इस पूर्वानुमान से? बिल्कुल ज़रूर जाते हैं। मेरे हिसाब से जब आप देखें जीएसटी अगर एक कहें सबसे बड़ा बूस्ट है हमारे कंट्री को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ। जी, अभी तक हम जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, हम जो सोच रहे थे जीएसटी के बारे में, हमें लग रहा था कि ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था है जिसको वो मॉडिफाई करके इम्प्रूव करेगी, बट ये एक बहुत ही छोटी सोच है। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को कि जीएसटी को अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा बिजनेस चेंज है, रेदर देन सिंपली एक जो हम कहें इंडायरेक्ट टैक्स चेंज नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक बिजनेस चेंज है, और इसीलिए जब बाहर से लोग जिसको देखेंगे अब उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा हमारा जी, उनको इन्वेस्ट करना और आसान हो जाएगा। आप देखिए राज्य में जो आपस में जो हम कहते हैं कि इंटर स्टेट जब टैक्स लगता था, बिल्कुल उसकी वजह से लोग आपस में
स्टेट के बॉर्डर बन जाते हैं, अब वो नहीं रहेंगे। तो पूरा भारत एक नया मार्केट बन गया उनके लिए जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते। ठीक है, अगर आप थोड़ा दर्शकों को समझा सकें सर कि वो विदेशी कंपनी या भारत के ही वो निवेशक जो भारत में निवेश करना चाहेंगे उनके लिए कैसे स्थितियां बेहतर होने जा रही हैं टैक्स के लिहाज से, क्योंकि इसे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। इसके लागू होने से पहले की क्या दिक्कतें थीं, किस तरीके की समस्याएं थीं जो अब खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद उम्मीद जगती है कि हाँ निवेशकों के लिए एक अच्छा माहौल दिखेगा? इसके लिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट जो होता है, सबसे पहले आप देखते हैं जी, भारत सरकार बार बार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जीएसटी उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारी तरफ से रिफॉर्म है। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभी तक दिक्कतें थी, जीएसटी उसको बेहतर करेगा, बहुत बेहतर करेगा। आप देखिए, अगर आप जीएसटी का डिज़ाइन देखें, हमने क्या कोशिश की है कि हर चीज़ अब आप ऑनलाइन करेंगे, और ये हम सब जानते हैं जब चीज़ ऑनलाइन हो जाती है, जब आपको ह्यूमन इंटरफेस कम करते हैं जी, तो बाकी जो उसके साथ के दिखते हैं वो भी कम हो जाते हैं, समय कम लगता है, समय भी कम लगता है, आपका कॉम्प्लायंस लेवल जो है वो और आसान हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है जी। इसी की वजह से जब आप जीएसटी को देखें, भारत सरकार ने जब ये कोशिश की तो सिर्फ इसको ये सदस्य नहीं सोचा कि टैक्स रिफॉर्म करना है, हमें पूरे जो इनडायरेक्ट टैक्स की प्रणाली है उसी को मॉडिफाई करना है, बिल्कुल, ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके जी। और उस यूनिफॉर्मिटी का आपके हिसाब से क्या कुछ मतलब है सर, इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो, उसके लिए ये कितना ज़रूरी है कि हमारे देश में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है पूरा वो बेहतर हो, उसमें किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन ना हो? अनुराग जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप इंडिया में बिजनेस करने जाते थे, इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत ज़्यादा था और कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस वो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, जो वैल्यू फॉर मनी है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था टैक्सेस ऑन टैक्सेस, वैल्यू एडिशन जो हर एक बार जो हो जाता था टैक्स का, उसके चलते कोई भी चीज़ जो बहुत महंगी हो जाती थी प्राइस वाइज, जबकि उसकी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होता था। ठीक है, ये सिस्टम जब हमारे पास जीएसटी जब पूरे भारत में अप्लीकेबल हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा जब कम होगा तो बहुत सारे लोग उस बिजनेस में इन करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन हमारा कहते हैं 2% अगर आपका टैक्स रेट कम होता है तो 20% आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है ड्यू टू दिस कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस। केवल 2%, केवल 2% टैक्स कम होने से इतना कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाता है। तो जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, लोगों को फिर जब आपका बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई आपका बढ़ जाएगा, डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेशन बढ़ेगा, मतलब कहते हैं ना कि सारी चीजें अच्छी अच्छी नजर आने लगेगी आपको। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चीजें सस्ती होती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, कॉस्ट इफेक्ट उसका कम होता है, बिजनेस करने में कॉस्ट आपको कम लगता है तो ज्यादा लोग उसमें इन करेंगे, ज्यादा लोग इन करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, खुशहाली जो है चारों तरफ इससे होगी। खुराना साहब, क्या ये मामला जिसका जिक्र भी केडिया साहब कर रहे हैं, आप भी इस बात से सहमत हैं क्या कि अगर विकास दर 8% से पार जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर को आप पूरी तरीके से सुधार देते हैं, इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा आप ला पाते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं सीधे तौर पर भारतीयों पर भी पड़ेगा, खासकर रोजगार के लिहाज से? आई थिंक मुझे तो ये लगता है अनुराग जी की बिल्कुल ही डायरेक्ट लिंक है दोनों में। अगर आप देखें, अगर हम जो कह रहे हैं कि जीएसटी की वजह से हमारे बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो तौर तरीके बदल जाएंगे, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगा, बिजनेस और इम्प्रूव होगा, जैसे केडिया जी ने भी कहा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसके साथ लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और हर बिजनेस जो है मुझे आशा है कि उसके साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब भी आपके बिजनेस नया लगाते हैं उसके साथ आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, और जब भी आप बिजनेस करने के मौके, आप लोगों को और इम्प्रूव करने का मौका देंगे तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे जीएसटी से जुड़े अलग अलग पहलुओं को, साथ ही साथ चुनौतियों को भी, उन मुद्दों को भी जिन पर अभी सहमति बनना बाकी है, जिन पर आगे बढ़ना बाकी है। तुरंत हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो जीएसटी इस देश में आर्थिक विकास का आधार बनने जा रहा है या कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आज लोकमंच में। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का जो हाल ही का बयान आया है उसके मुताबिक जीएसटी के लागू होने के बाद भारत की आर्थिक विकास दर 8% से ज़्यादा आगे बढ़ेगी। राज्यों के स्तर पर जीएसटी पर मोहर लगातार लग रही है। छत्तीसगढ़ राज्य भी अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर जीएसटी से जुड़े राज्य विधेयक पर मोहर लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ ऐसा 5वां राज्य होगा। लेकिन इन सब के बीच चुनौतियां बाकी हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार आलोक पुराणिक साहब। बहुत बहुत स्वागत है आलोक सर आपका भी कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत गोपाल जी आपसे करूंगा सर, और संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे आईएमएफ के उस पूर्वानुमान की जिसमें कहा गया है कि अगर जीएसटी यहाँ लागू होता है तो जीडीपी की दर 8% से ज़्यादा होगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था के द्वारा इस तरीके के पूर्वानुमान का क्या कुछ मतलब आपके हिसाब से सर? देखिए, महत्वपूर्ण है कोई भी अगर कोई इतनी महत्वपूर्ण संस्था इंटरनेशनल आईएमएफ अगर ये कहती है तो उसका महत्व है क्योंकि वो डेटा एनालिसिस पे करते हैं। और बात भी है जो हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार भी स्पष्ट यही कह रहे हैं कि जीएसटी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, एक फॉर्मल इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उसमें बहुत बड़ा इंक्लूजन होगा, तो उस सबसे जीडीपी की दर बहुत तेजी से बढ़ेगी। और आपके हिसाब से जीडीपी की उस बढ़ती दर का क्या मतलब है सर उस दर्शक के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, आपको सुन रहा है? ये है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है पूरे देश में, जो जीडीपी से प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो ग्रोथ है वो अब जैसे मान लो 7% के करीब है और हम अगले साल टारगेट करते हैं कि 8 से 10% के बीच में होती है, तो वो टारगेट के तरफ ये एक तरीके से स्टेप उसका फायदा उस दर्शक को क्या होगा सर? वो 7 हो, 8 हो, 9 हो, उससे उस दर्शक को क्या फायदा? नहीं, जैसे आर्थिक विकास का ये मापदंड है, आर्थिक विकास होगा तो जो सारे देश के हर व्यक्ति को, देश की अर्थव्यवस्था को, सब में फायदा होगा। तो ये अर्थव्यवस्था का जो ग्रॉस जीडीपी है उसमें बढ़ोतरी होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, उनको खाद्यान्न कमोडिटीज अच्छी तरह से मिलेगी, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है, सभी तरह के। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और सर मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जॉबलेस ग्रोथ भी हमने देखी है। वो जो जॉबलेस ग्रोथ कही जाती थी यूपीए 2 में खासकर, ये जिस ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर जॉब भी होंगी, रोजगार भी होंगे, इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो कैसे आप बता पाएंगे? देखिए, जीडीपी बढ़ती है तो दोनों तरीके से हो सकता है। जीडीपी केवल बढ़ने से हर समाज के हर व्यक्ति को फायदा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कि पिछले अभी 2016 में नवंबर में डेटा आया था, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा आया था कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा है देश में, वही एक समस्या थी। इसीलिए जो विमुद्रीकरण की बात थी या जो अंत्योदय की बात है, समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात है, और जो करप्शन और ब्लैक मनी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि बहुत बड़े समाज के बहुत बड़े हिस्से को आर्थिक विकास से दूर करती है। ठीक है, चाहे जो सरकार की डिलीवरी स्कीम्स है वो उस तक नहीं पहुंचती प्रॉपर्ली, वो लीकेजेस हो जाते हैं। ये अंतर है यूपीए 2 में और इस सरकार में कि यहाँ पर उन पहलुओं पर भी विचार किया गया है जिससे रोजगार पैदा हो। सबसे बड़ी बात है कि टारगेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो टारगेट है वो 15 से 25% का है। तो उसी से ये मेक इन इंडिया इन सबसे जो है कैटलाइज होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और वहां से एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये समझा जाए कि अगर आईएमएफ कह रहा है कि 8% के ज्यादा रफ्तार से देश बढ़ेगा हमारा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि रोजगार भी बढ़ेगा इस देश में, रोजगार भी उसका एक हिस्सा रहेगा। सर आप कैसे देखते हैं सर इस बयान को? इसमें 3 पक्ष बहुत साफ तौर पे हैं। अगर आपने बात की कि इंडिया के ही एस्टिमेट थे कि 2 परसेंटेज पॉइंट जीडीपी बढ़ेगा, आईएमएफ का बताया आपने 11% की बात कर रहे हैं। एक यूएस के एक संगठन का और था तो उन्हें 4% यानी कि 7 + 4 तो 11-12% की जो ग्रोथ, और इंडिया जैसी इकोनॉमी की 11-12% ग्रोथ अगर 5 साल हो जाए तो जिसे बोलते हैं कि मतलब कमाल वाली बात है। जब ग्रोथ होती है तो टैक्स बढ़ता है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो सरकार के पास देने के लिए पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपने सवाल रखा कि क्या इससे रोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो अलग मसला है। हम देख क्या रहे हैं, अभी रिजल्ट्स आए भारत के प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के, प्रॉफिट्स बढ़ गया 20%, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयज कम कर दिए। हर बैंक में रोबोट आ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। उसका तरीका ये है कि इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी, बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बुनियादी आय सबको मिले,
और उस आय का इंतजाम भी सरकार तभी कर पाएगी जब रिसोर्सेज हों। हालांकि वो भी कंसल्टेशन के प्रोसेस में। हाँ, लेकिन वो आर्थिक नहीं लोकतांत्रिक विषय है कि इकोनॉमी में भले ही 50 लोग लगातार अमीर होते चले जाएं और कुछ के पास रोजगार ना हो, तो ये आर्थिक नहीं, ये विषय राजनीतिक हो जाता है। तो देर सबेर यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिस्कशन के लेवल से ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसमें जीएसटी पक्का हेल्प करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें समझ में ये आ रही है कि जीएसटी 4% बढ़ गया, 6% बढ़ गया, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग और एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। मैं अध्यापक होने के नाते मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त देश में 50 प्रोफेसर ऐसे नहीं हैं, 50 प्रोफेसर ऐसे नहीं हैं जो जीएसटी की सुबह से शाम तक क्लास ले सकें। और इंग्लिश, हिंदी तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश में नहीं है। आप समझिए कि 25 भाषाओं का देश, ये इंग्लिश में भी जाना है, क्योंकि जीएसटी तो पसारी पे भी जा रहा है, जीएसटी बिल्कुल छोटे कारोबार भी जा रहा है। दिक्कत क्या होती है पॉलिटिकल प्रोसेस में, जिस चीज के बारे में अज्ञान होता है ना, उस चीज के बारे में लोगों को बरगलाना बड़ा आसान होता है। हम भ्रम की स्थिति में बनाए कहते हैं 4%, 5%, 6%, लेकिन बंदे को पता ही नहीं है, तो उसके खिलाफ कैंपेन खड़ा करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो ट्रेनिंग है ये बड़ी चुनौती है। ट्रेनिंग और ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी और भारतीय भाषाओं में जरूरी सर, ये है। खुराना साहब से मैं समझूंगा कि इस संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है, जीएसटीएन का जो नेटवर्क है उसको भी कैसे बेहतर किया जाए, इस संदर्भ में भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साहब आपसे भी समझूंगा, लेकिन जीएसटी के संदर्भ में हाल ही में कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं संबंधित मंत्री की, संबंधित अधिकारी की, आइए एक बार देख लेते हैं। तो जीएसटी का एक फायदा ये है कि ये जो कास्केडिंग हो रहा था अलग अलग, वो कास्केडिंग को खत्म हम कर रहे हैं इस प्रणाली के द्वारा। और कितने सारे अलग अलग टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए थे और कुछ टैक्सेस जो स्टेट ने लगाए थे, वो सबको एक टैक्स में मर्ज करने की बात है। यहाँ ये सबको जोड़ के अब एक ही टैक्स रहेगा। देयर विल बी नो सेपरेट टैक्सेस, नो सर्विस टैक्स, नो लग्जरी टैक्स, नो एंटरटेनमेंट टैक्स, देयर विल बी ओनली वन जीएसटी। और वो जीएसटी टोटल सप्लाई के ऊपर लगेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। We are now in the final stages of fixing tariffs per commodity. The formula under which it is to be done has also been explained, and therefore nobody really is going to be taken by surprise. It's not going to be very significantly different. Profiteering is not a bad word, but unfair enrichment is. And therefore the benefit of a reduced taxation is a benefit which the consumers are entitled to. तो सरकार का मकसद उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ पहुंचाना, लेकिन इन सब के बीच में गोपाल जी एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा सर, राज्यों के स्तर से जो खबरें आ रही हैं, मतलब तेलंगाना है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है, अभी छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि राज्यों में मोहर लगी है जीएसटी से जुड़े उन राज्यों के विधेयक पर। क्या कुछ इसका मतलब सर, और क्या ये लगभग तय हो चुका है कि 1 जुलाई से इस देश में जीएसटी लागू होने वाला है जो 1 अप्रैल से पहले होना था? नहीं, बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 1 जुलाई से हम इसको लागू कर देंगे। कुछ समस्याएं आती हैं जब इतना बड़ा बदलाव टैक्स स्ट्रक्चर में आता है, तो कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन वो डाउन द लाइन वो उसके साथ ही उसके सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। तो जो समस्याएं सर 1 अप्रैल से लागू करने के वक्त थी, वो समस्याएं अब खोज ली गई हैं? 1 जुलाई तक वो दिक्कतें नहीं होंगी? 1 अप्रैल से तो समस्या ये थी कि एग्रीमेंट के बारे में जो स्टेट्स को एट सेम प्लेटफॉर्म पे लाके जो जीएसटी काउंसिल में कुछ जो डिफरेंसेस थे रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, वो सहमति बन गई और इसीलिए 1 जुलाई तय हुआ है जीएसटी काउंसिल में कि 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाए। और वैसे भी डेडलाइन है 1 सितंबर से पहले इसको लागू करने की। अगर वो नहीं होती तो जीएसटी काउंसिल ही डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद तो एक तरीके से वो स्टेट्स को काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो 1 जुलाई से बिल्कुल ले आएंगे। कुछ जो समस्या आएंगी, जैसे अवेयरनेस की बात है, ये सब है। अल्टीमेटली ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सिस्टम में सुधार है, ऑनलाइन है, सिंप्लीफिकेशन है, तो उन सब के कारण मेरे ख्याल से आसानी होगी। लेकिन 4 अलग जो बताया गया कि 4 अलग अलग तरीके के टैक्स लगेंगे, तंबाकू जैसे उत्पाद पर सेस जैसी व्यवस्था भी रहेगी, क्या वास्तव में ये चीज़ों को सुलझाने की कोशिश है या जटिलता अभी भी है? नहीं, देखिए, अभी 18 टैक्स के लगभग थे, 18 से 20 टैक्स थे, जहां कोई ऑक्ट्रॉय लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज लगता था, इस तरह के कई तरह के सर्विस टैक्स था, ये सब सारे टैक्स थे।
तो वो कंज्यूम करके अब ये 4 तरीके के टैक्स में उत्पादों पर अलग अलग 4 जीएसटी श्रेणियां होंगी। ये इंटरस्टेट जीएसटी है, फिर सेंट्रल जीएसटी है, ये 3 तरह के बेसिकली स्ट्रक्चर है और उसमें रेट्स जरूर अलग अलग है। वो तो एक तरीके से आम जनता को उसका फायदा हो। कुछ ऐसे चीजें हैं जो असेंशियल कमोडिटीज हैं या फूड आइटम्स है, उसमें तो 0 जीएसटी का भी प्रावधान है और 6% जीएसटी का है। और ज्यादातर जो आम जनता के कंजम्पशन की बात है वो 12 और 18 के अंदर आ जाएंगे। कुछ जो लग्जरी आइटम्स हैं वो क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल भी करना है, सरकार को अपने टैक्स कलेक्शन के उसको कंट्रोल भी रखना है और ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स को कम करके आज के 25 से 27 को 18% पे लाना है। तो इसलिए कुछ आइटम्स में सेस रखा है वो, लेकिन वो जो स्टेट्स को कंपेंसेशन करने के। पौराणिक सर, आप कैसे देखते हैं सर वो 4 अलग अलग श्रेणियों को जीएसटी के टैक्स की? और ये मैं आपसे इसलिए भी समझ रहा हूँ क्योंकि आपने राजनीति का भी जिक्र किया था। जैसे ही कुछ उत्पाद महंगे होंगे, क्या उतनी ही गंभीरता और उदारता हमें नजर आएगी उन तमाम राजनीतिक दलों में जिनके प्रतिनिधि उस काउंसिल में हैं और जिन्होंने तय किया है कि हाँ ये उत्पाद महंगा होगा? क्या उन महंगे उत्पादों को लेकर राजनीतिक विरोध नहीं देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जैसे ही कोई प्रोडक्ट महंगा होगा? मोटे तौर पर एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी सरकार, केंद्र की हो या राज्य की, अपने संसाधनों के सोर्सेस को वो कम नहीं करना चाहिए। तो बहुत सस्ताई आ जाने वाली है, इससे ऐसा तो हम मान के नहीं चलें। जैसा कि जीएसटी बिल पेश करते हुए बताया गया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की करीब 50% ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी के कंजम्पशन की हैं, वो इससे महंगी नहीं होंगी। एक जीएसटी का रेट है, इसको 0% बोलते हैं, है वो टैक्स स्ट्रक्चर में ही। तो 0% तो कोई टैक्स नहीं है। और इसमें अगर इस मुल्क की अगर आप पॉपुलेशन का हिस्सा देखें तो करीब 50-60% पॉपुलेशन ऐसी है जिसे आप कार महंगी कर दें, शराब महंगी कर दें, तो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लोकतंत्र में कोई भी सरकार, राज्य की हो या केंद्र की, वो कोई ऐसी चीज़ महंगी नहीं करना चाहेगी जो कि पॉलिटिकली सेंसिटिव हो, आटा, चावल, चीनी, गेहूँ, दाल। तो मुझे महंगाई बढ़ती हुई दिखाई से नहीं पड़ती। होना ये कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं, सरकार के पास ओवर टैक्सेस उतना ही आने वाला है। लेकिन जैसा कि बिल के टाइम बात कही गई है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मैक्सिमम चीज़ें कंजम्पशन की हैं वो महंगी होती नहीं दिखाई पड़ रही और टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर एक ज़्यादा सहूलियत और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ओर जा रहा है। ठीक है, 50 टैक्स क्रेडिट्स हैं, उसके बजाय अपने पास 5 टैक्स क्रेडिट्स। खुराना साहब, क्या चीज़ें सस्ती होंगी सर, ये मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा अगर उसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन जो महंगा होने जा रहा है और जिसको लेकर खबरें आ रही हैं केडिया साहब, उसमें चाय, कॉफ़ी, डिब्बा बंद जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड के बिल, ज्वेलरी और रेडीमेड गारमेंट्स यानी बाजार से खरीदे जाने वाले सिले सिलाए कपड़े, क्या इन सब का प्रभाव देश के समाज के एक बड़े हिस्से पर पड़ता हुआ आपको दिखता है, नहीं दिखता है? क्या इससे कुछ मुश्किलें बढ़ती नज़र आती हैं या नहीं नज़र आती हैं? नहीं, देखिए, सरकार को मुद्रा चाहिए देश को चलाने के लिए, कर चाहिए सरकार को, और जितना पैसा चाहिए उसको उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग रेट्स में। ओवरऑल जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उनको चाहिए। जो लग्जरी आइटम्स है, जो गोपाल जी ने भी जैसे भी बताया, तो उस पर हमने हाई टैक्स की तरफ हम लोग गए, या जो 18% मैक्सिमम आइटम्स हमने 18% में डाल दिया। तो एक बार जब सिस्टम अपना बन जाएगा तो ओवरऑल जो कास्केडिंग इफेक्ट है, देखिए टैक्स 18% जरूर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट के चलते चीज़ें बहुत सस्ती होने जा रही है, बहुत महंगी। ऑफकोर्स लग रहा है कि 18% लगने से महंगा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो महंगा नहीं होने वाला है। तो उसका इम्पैक्ट तो कंज्यूमर को मिलेगा ही मिलेगा ना, चीज़ें जब सस्ती आएगी। और जब लेकिन सर ये तो वो उत्पाद हैं जिन पे कहा जा रहा है कि इनके दाम बढ़ जाएंगे। नहीं, दाम जहाँ 15% था वहाँ 18% होगा, 3% बढ़ेगा तो कुछ इजाफा होगा। हाँ, नहीं, रेट की वजह से तो देखिए फर्क पड़ेगा, रेट की वजह से फर्क पड़ेगा, लेकिन ये है कंजम्पशन लेवल, आपको दूसरी चीजें सस्ती भी मिल रही हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीजें सस्ती भी मिल रही हैं आपको, तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग हो जा रहा है। ठीक है सर, सस्ता क्या होगा ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन गोपाल जी आप कुछ कहना चाहें? हाँ, ये तो ये है कि देखिए इसमें जो अभी हसमुख अदिया साहब ने जो कहा कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो टैक्सेशन का कम होगा। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था, मान लीजिए 10 रुपए की चीज है, 1 रुपया टैक्स लगा तो उसने बेचा तो 11 रुपए हो गया, फिर 11 रुपए पे टैक्स हो गया, तो वही परसेंटेज है। तो कैस्केडिंग जो इफेक्ट है इसमें इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी आपने अगर 2 रुपए का आपका टैक्स बना, आपने 1 रुपए का टैक्स खरीदने में दे दिया तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसलिए महंगी नहीं होंगी, कम ही होंगी। थोड़ा आप समझाएं, मैं पढ़ रहा था मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल जो है जिसपे अभी लगभग 15% के आसपास सर्विस टैक्स है, वो बढ़ के 18% होगा। तो 3% जो बढ़ेगा, क्या उससे दाम कम होंगे या घटेंगे? ज्वेलरी और जेम्स के संदर्भ में जो अभी 3% संभवतः ड्यूटी लगती
होती है वो बढ़कर 17% के आसपास हो जाएगी, तो क्या उससे चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी? रेडीमेड गारमेंट्स के संदर्भ में भी लिखा गया है कि वो 4 से 5% अभी वैट लगता है, जो 12% के आसपास हो सकता है। तो वो चीज़ें तो बढ़ेंगी ना सर, कुछ ऐसे उत्पाद तो होंगे बढ़ेंगी, लेकिन कुछ घटेंगी। आज 27 से 28% का जो टैक्स लगता है वहाँ फायदा होगा, वहाँ पे फायदा होगा। दूसरा क्या है कि इनपुट क्रेडिट लेंगे। आज सर्विस टैक्स अगर आप देते हैं तो आप इनपुट का कोई क्रेडिट नहीं लेते। आज की डेट में अगर आप 16% का सर्विस टैक्स देते हैं और आपने कोई एक्साइज कहीं पे किया है तो उसका क्रेडिट नहीं लेते। अब इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा, तो 18 होगा तो जो आपने टैक्स ऑलरेडी दिया है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। खुराना साहब, ऐसे ही कुछ उत्पाद हों जो दर्शकों को सर आप समझा सकेंगे? देखिए ये चीज़ें मोटे तौर पे हैं जिनमें दाम कुछ कम हो सकते हैं। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो मैंने बातें सुनी और आप जो कहना चाहते हैं, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो वस्तुओं और सर्विसेज जो हमारी हैं उनका रेट बढ़े जी और इन्फ्लेशन बढ़े। ये हमारा उद्देश्य है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमने 4 रेट लेके आए जी। सरकार को पता है कि कौन सी आइटम्स मास कंजप्शन वाली हैं, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि उनका रेट नीचे रहे, जिसकी ज़्यादा खपत होती है। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है जी, जो जीएसटी काउंसिल ने, जो अफसर हमारे फिटमेंट कमेटी में बैठे हैं, जो सब इसको फिट कर रहे हैं, हमारा जो अभी जो टैक्स लग रहा है किसी भी वस्तु पे, उनको बोला गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए आपको फिट करना है। ठीक है। अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, अभी कोई आइटम 5% पे लग रही थी या 12% पे लग रही थी या 24% पे लग रही थी, तो उसको बोला गया है कि उसको उसी दर में लेके आएँ जहाँ पे उसका वो फिट हो सकता है, ताकि उसका टैक्स सेम रहे। ठीक है। अब आपने जो एग्जांपल दिया, आपने कहा कि मोबाइल के बढ़ सकते हैं, मोबाइल बिल बढ़ सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बढ़ सकते हैं, स्पेशली जिसकी बातें कर रहे हैं आप, सर्विसेज की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट 15% था, अब 18% हो रहा है। बट आप जो देख रहे हैं, आप एक ही पक्ष देख रहे हैं। 15% से 18% फाइनल आउटपुट पे जो लास्ट आप दे रहे हैं उस पर बढ़ रहा है जी। बट उसके साथ साथ जो उसका इनपुट है, जैसे अग्रवाल जी ने अभी बताया, आप जैसे सर्विस प्रोवाइड करते थे, आपको वैट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। आपने कुछ आइटम परचेज की, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल ही देता हूँ जी, आपने मोबाइल बिल की बात की। मोबाइल कंपनी जब टैक्स लगाती है हमारे सर्विसेज पे, उससे पहले वो कुछ प्लांट एंड मशीनरी परचेज करती है। ठीक है। वो चाहे कैपिटल गुड हो, यहाँ से परचेज करती है, चाहे इंपोर्ट करे, चाहे देश में परचेज करे। जब आप परचेज करते हैं, जब उसको खरीदते हैं, उस पर वैट लगता है जी, लेकिन उस वैट का आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें, उसकी वजह से जो अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, आदिया जी ने भी, सर ने भी कहा जी, कैस्केडिंग। आप 15 से 18 देख रहे हैं एक पक्ष, लेकिन जो पीछे उनको क्रेडिट मिल रहा है उसकी वजह से जो कम हो जाएगा टैक्स, जो प्राइस कम हो जाएगा, उसका उसको फायदा होगा। ठीक है। तो ये दर्शक समझ लें कि बहुत ज़्यादा घबराने की स्थिति नहीं होगी जीएसटी के लागू होने से, उल्टा उनको कुछ फायदा ही होने वाला है। ये सरकार का यही उद्देश्य है जीएसटी। बिल्कुल होना भी चाहिए सर, वेलफेयर स्टेट में प्रिंसिपल होता है कि टैक्स का प्रिंसिपल ये होता है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे उतना ले लिया जाए। अगर आप पिछले 2-3 बजट को ट्रैक करें तो अरुण जेटली जी बजट पेश करते वक्त बोलते थे सर्विस टैक्स जो हम बढ़ा रहे हैं बजट दर बजट, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अल्टीमेटली जब जीएसटी आएगा तब बढ़ के जाएगा। हाँ। तो 15% से 18% होगा। मगर सवाल ये है कि सर्विसेज टैक्स होटल्स में, रेस्टोरेंट में, फिल्म्स में अगर बढ़ रहा है तो कौन सा तबका इसे कंज्यूम कर रहा है? अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, 1000 रुपये का खाना खा रहे हैं और उसमें 15-18% हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास उतना बियर कर सकता है, सरकार मान के चल रही है। ठीक है, मतलब 1000 रुपये पे 30 रुपये डेफिनेटली। तो अब आप देखें महंगाई बढ़ेगी, अगर मिडिल क्लास पे बढ़े, अपर मिडिल पे बढ़े, ऊपर वाली कारें महंगी हो जाएं, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि कैपेसिटी किसकी कितनी देने की है। इशू तब है जब मोबाइल हैंडसेट 65,000 का, उस पर आप 10% बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल हैंडसेट है 2000 का, है 1500 का, वो अगर 200 महंगा होता है तो इश्यूज वहाँ आते हैं। तो चैलेंज इस बात का नहीं कि टैक्स ना बढ़े, चैलेंज इस बात का है कि टैक्स वहाँ नहीं बढ़े जहाँ परचेजिंग पावर उतनी नहीं बढ़ रही। तो अगर ऊपर के सेगमेंट से आप कर जुटा सकते हैं, आप शराब से ले लें, आप कारों से ले लें, हालांकि हर सेगमेंट ये चाहता हमसे कर ना लिया जाए, लेकिन ये फिर डिसीजन पॉलिटिकल होता है कि इकोनॉमी का वो सेक्शन जो कर देने में सक्षम है। दिक्कत ये कि आप कर में इक्विटी नहीं चला सकते। अगर आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा देना है, आपके पास कम है तो कम देना है, और अगर नहीं है तो यूबीआई के तहत सरकार आपको देगी। सरकार पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट है। एक छोटा जी बहुत संक्षेप करना चाहूंगा कि
टैक्स रेट जरूर ज्यादा लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उस चीज की कीमत जो है वो कीमत कम हो जा रही है ड्यू टू दिस जीएसटी। तो अल्टीमेट अमाउंट जो आता है, परसेंटेज ज्यादा लग रहा है लेकिन अमाउंट जो है वो कम हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये समझ में आता है इस विषय पर चर्चा के बाद। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुनौती हैं, खासकर जीएसटीएन का जो नेटवर्क है कैसे उसको बढ़ाया जाए, जिसकी ओर इशारा आलोक सर ने किया कि ट्रेनिंग क्या वास्तव में दी गई है, उन तमाम कारोबारियों की जो जीएसटी से जुड़ेंगे, उन तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की भी जो इस व्यवस्था को लागू करेंगे, और आपके और हमारे भीतर भी क्या जागरूकता का स्तर उतना है कि हम समझ सकें कि जीएसटी से हमें क्या फ़ायदा होने जा रहा है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई आने वाले दिनों में देश के आर्थिक विकास का आधार जीएसटी रहने जा रहा है। अगर हाँ, तो मौजूदा स्थिति में किस तरीके की चुनौतियां हैं जीएसटी को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए। 4 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अलग अलग पहलुओं पर हमने चर्चा की है, बात चुनौतियों की ही थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। अग्रवाल साहब, आपसे समझना चाहूँगा सर, काउंसिल की जो भूमिका है उसको सर आप अब तक किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारे ऐसे विवादित मुद्दे थे जिन पर बहुत लंबे समय तक सहमति नहीं बन पाई, काउंसिल के भीतर भी, संसद के भीतर भी और बाहर भी राजनीति देखने को मिली। लेकिन काउंसिल ने एक आदर्श स्थिति को भी पेश किया बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन अभी भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर विमर्श होना बाकी है, किस उत्पाद पर कितना टैक्स लगे, ऐसे कुछ मुद्दे। कैसे आप देखते हैं काउंसिल के भविष्य को? और अगली जो बैठक होनी है मई में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, मान लिया जाए कि सब कुछ अब सुलझने वाला है, कोई विरोध नहीं, विरोध के लिए विरोध भी नहीं। देखिए, काउंसिल का एक मेजर रोल था कि एक कंसेंसस बनाना। इसकी सनसेट क्लॉज भी है काउंसिल की, और उसका ये था कि ये, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है जिसने कहा है कि जो हमारा भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और कर लगाने की जो वो थी अधिकार जो है वो 246 में स्टेट्स को और यूनियन को और ऐसे अलग अलग आइटम्स बांटे कि इस पे स्टेट्स लगा सकता था, इस पे सेंटर लगा सकता था। तो उस कारण से ये थोड़ा सा इशू था कि स्टेट्स अपने पावर किसको दे, सेंटर किसको पावर दे। तो इसलिए एक जीएसटी काउंसिल बनी जिसमें सॉवरेन राइट्स जो थे स्टेट्स ने भी उसको दे दिया और सेंटर ने भी उसको दे दिया, और वहां जाके ये कंसेंसस बना कि इस तरह से एक यूनिफॉर्म 1 टैक्स 1 नेशन और ये लगे, है ना, ताकि एक नेशनल 1 मार्केट ऐसा डेवलप हो। अभी हमारे यहाँ पे अगर 29 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो वो फ्रेगमेंटेड था और सारा टैक्सेशन में, इसलिए हर स्टेट में आपस में खींचातानी चल रही थी कि वो कह रहा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या वो अब सारी चीजें पटरी पर आ गई हैं काउंसिल में? अब एक स्ट्रीमलाइन हो गया, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो जब आप जो कह रहे हैं कि लोगों को मुश्किल होगा, जब आप एक ट्रांसपेरेंट वे में और सिंप्लीफाइड टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, तो जिन्होंने वैट देखा, जिसने ऑक्ट्रॉय देखा है, जिसने स्टेट 30-35 स्टेट और उनके टैक्सेशन को देखा है, 20 टैक्स को हैंडल किया है, और वो तो एक्सपीरियंस है, वो तो एक सिंपल प्रोसेस को और आसानी से समझ लेगा। तो मतलब 18-19 तारीख को संभवतः जो बैठक होनी है उसमें चीजें लगभग पूरी तरीके से सुलझ जाएंगी, तो केवल बाकी सब चीजें तो तय हो गई। अब ये जो आइटम वाइज थोड़े डिटेलिंग है, जो अब बात आ रही है कि किस आइटम पे क्या है और पिछली टैक्सेशन से उसका कैसे उसको उसके पैरिटी ले आए, उसके ऊपर चर्चा हो। ठीक है, और वो हो जाएगी, सहमति बन वो तो ऑलरेडी हो गई, क्योंकि नहीं तो वो 1 सितंबर के बाद, तो जैसे 1 जुलाई की डेट है तब नहीं लागू करते, तो 1 सितंबर के बाद तो वो स्टेट को टैक्स, उसकी रेवेन्यू ही खत्म हो जाएगा। आलोक सर, आप कैसे देखते हैं सर इस काउंसिल की भूमिका को, और खासकर फेडरल स्ट्रक्चर में जहां गैर जरूरी मुद्दों पर भी लंबे समय तक विरोध देखा जाता है? आपको लगता है क्या कि सिर्फ जीएसटी के संदर्भ में ही नहीं, काउंसिल एक मिसाल बन सकती है बाकी उन मुद्दों पर भी जिन पर वर्षों से, दशकों से समाधान नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा है, हम में से हर व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को सबसे पहले साधता है। अगर आप जीएसटी काउंसिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ममता बनर्जी के वित्त मंत्री अमित मित्रा जी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है वहाँ। तो पॉलिटिकली चाहे जितनी मारधाड़ होती हो, लेकिन अमित मित्रा जी का बड़ा योगदान है। ठीक बात है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत साफ तौर पे ये है कि आपको सहमति बनानी ही है, वरना ये काम चल नहीं सकता। तो
जीएसटी काउंसिल ने कम से कम एक आश्वस्ति का भाव हमारे सामने रखा है कि अगर कोई देश हित का मसला आता है जी, तो उसमें वो सारे राजनीतिक दल जो अदरवाइज बिल्कुल विरोध के लिए डटे हुए करते दिखाई पड़ते, लेकिन वहाँ काउंसिल में बैठ के एक बहुत जटिल मसले पे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक आश्वस्ति का भाव है, बहुत पॉजिटिव भाव है जी। अब सवाल इसमें ये आता है कि क्या इसका हम आगे आदर्श ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जहां तक इकोनॉमिक इश्यूज की बात आएगी और हर पक्ष ये समझ पाएगा कि मेरे इससे अहित नहीं हो रहे हैं, वो आश्वस्ति का भाव आप ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कहीं ये भाव आता है कि मेरा हक कम कर दिया गया, क्योंकि दिक्कत सारी ये राजनीतिक मसले हैं, क्योंकि जैसे आप सरकार बोलते हैं, जैसे आप इकबाल बोलते हैं, जैसे आप अथॉरिटी बोलते हैं, वो क्या है, वो दो चीजों पर टिकी होती है। नंबर एक कर वसूलने की, नंबर दो दंड देने की। जी। अब दंड देने की अथॉरिटी सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास, पुलिस वगैरह वगैरह, लेकिन कर देने की अथॉरिटी तो आप लेके आ गए एक सेंट्रल पूल में, तो ये आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो ये हो गया भारतवर्ष में, ये फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सक्सेस स्टोरी है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ। केस स्टडी होनी चाहिए इसमें कि वो मिनट्स हमारे सामने आए कि किसने क्या बात कही। तो मैं इसको भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय मानता हूँ उस दौर में, जबकि बाकी सारे मसलों पर सिर्फ उठापल चल रही है। ठीक बात है। तो भारतीय राजनीति की एक अच्छी सुनहरी तस्वीर के तौर पर इस काउंसिल को देखा जाना चाहिए, जिस तरीके का इसका सफर रहा है। लेकिन सर, चुनौतियों की बात करते हैं। रवनीत जी, किस तरीके की चुनौती अभी आपको नजर आती है? सर, जीएसटीएन का मैंने जिक्र किया, आज ही मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि जो सर्विस टैक्स से जुड़े लोग हैं वो अभी जीएसटीएन से नहीं जुड़ पाए हैं, लगभग 66%। एक्साइज और वैट से जुड़े जो टैक्स पेयर हैं वो जुड़ चुके हैं। कैसे ये बड़ी चुनौती आपको नजर आती है भी या नहीं, या 30 तारीख तक 3 दिन बचे हैं, सब कुछ ठीक होने जा रहा है? अनुराग जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, हमारे सरकार है, उसके लिए चुनौती शब्द उनके वहाँ पे है ही नहीं जी। हर एक चुनौती एक मौका है। अगर आप देखें, आपने जो डाटा बताया है कि 66% हमारे सर्विस टैक्स वाले अभी तक जीएसटी में नहीं आए हैं। जी, जीएसटीएन के नेटवर्क पे नहीं आए हैं। हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम के चेयरमैन मैडम, उन्होंने अभी चिट्ठी लिखी है सबको, हमारे जितने भी अफसर हैं जी, वो लोगों के घर घर जाकर, ये पहली बार हुआ है कि लोगों के घर घर जाकर उनको ये दे रहे हैं आश्वासन कि आप आइए जीएसटी में माइग्रेट कीजिए। ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 अप्रैल को सबको माइग्रेट होना ही। 1 जुलाई तक, जब तक आपके पास लॉ है, तब तक आपको 1 जुलाई को जब ये जीएसटी आएगा, उससे पहले पहले ये सबको माइग्रेट किया जाए। ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कारोबारियों की, उद्योगपतियों की जानकारी के लिए आपसे समझना चाहूँगा, क्या ये ज़रूरी है कि हर सेवा करदाता जीएसटीएन से जुड़े, या ये ज़रूरी नहीं है, खासकर उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से या उसके रिटर्न के हिसाब से, क्योंकि 20 लाख और 10 लाख और तमाम चीज़ों का जिक्र है? इसमें अनुराग जी ध्यान रखना है कि हमारा जीएसटी लॉ अब पास हो गया। उस लॉ में एक प्रोविज़न है जो कहती है अभी का जो करदाता जो रजिस्टर्ड था जी, चाहे वो एक्साइज में था, चाहे वो वैट में था, चाहे वो सर्विस टैक्स में था, चाहे वो लग्जरी टैक्स में था, किसी भी टैक्स में था, अगर वो रजिस्टर्ड था तो उसका तो माइग्रेशन होना ज़रूरी है। वो होगा ही होगा। वो होगा ही होगा। उसके बाद जब आप एक बार माइग्रेट हो जाएं, तब आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो टर्नओवर है, जो मेरा सेल होगा, जिसे हम अब सप्लाई कहेंगे, वो 20 लाख से कम होगा, तो इसलिए मुझे इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दिया जाए, खारिज। ठीक है, लेकिन पहले रजिस्टर कराना, एक बार तो रजिस्टर होना। ठीक है। तो अगर आपके जहन में ये सवाल है कि हम 20 लाख से कम के दायरे में तो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भूल है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक बार तो कराना। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा सर, आपके हिसाब से कहाँ कमी रह गई कि अगर आप वैट करदाताओं को 75% लोगों को जोड़ लेते हैं अपने जीएसटीएन के नेटवर्क में, आप उत्पाद करदाताओं को 73% लोगों को जोड़ लेते हैं अपने जीएसटीएन के नेटवर्क में, लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात आती है तो वो केवल 34% के आसपास ही रह जाता है? कोई खास वजह आपके हिसाब से? इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैट और एक्साइज दोनों जुड़े हुए हैं जी। अगर कोई इंसान, अगर हमारा कोई करदाता वैट में रजिस्टर्ड है या एक्साइज में रजिस्टर्ड है, बस ज़रूरी है कि वो वैट में भी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, तो दोनों इकट्ठे होकर एक जगह जाके किसी करदाता को कह सकते हैं कि आप इसमें ट्रांसफ़र कीजिए। सर्विस टैक्स में ये नहीं है, और सीबीईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने पूरी कोशिश कर रहा है कि ताकि ये सब ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो हो जाएंगे, जुलाई तक का समय आपके साथ। केडी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे? ये कहना चाह रहा था, आपने अभी जो क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर्विस टैक्स से टैक्स पेयर कम माइग्रेट हुए हैं, तो इसकी एक टेक्निकल वजह रही है। टेक्निकल वजह ये रही है, जो मार्च एंडिंग 6 मंथली अभी जो रिटर्न फाइल करनी थी 2017 की, तो उसकी 25 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करनी थी, और 24 अप्रैल तक जो रिटर्न का फॉर्मेट है उसमें ये आ रहा था, इफ़ यू डोंट इंटेंड टू माइग्रेट इन जीएसटी
तो आप वो क्लिक कर दो, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। कंफ्यूजन था लोगों को कि हमें माइग्रेशन होने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 लाख से 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट हो रही है और बहुत सारे करदाता इससे बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। जो बाहर हो जाएंगे उनके बीच में कंफ्यूजन बना हुआ था, वो क्लैरिटी नहीं थी। और 25 तारीख को उन्होंने ये इस चीज को हटा दिया कि अगर आपको माइग्रेट अगर नहीं फाइल करनी है तो आप फाइल मत कीजिए उसको, ठीक है, समझे ना। इस चीज को उन्होंने ऑप्शन दे दिया 25 तारीख को। ठीक है, तो वो थोड़ा सा संशय था शुरू। हाँ, बहुत ज्यादा संशय था। तो इस वजह से सर्विस टैक्स से करदाता जो है माइग्रेशन नहीं कर पाए, उन्होंने उचित समझा नहीं माइग्रेशन करना, क्योंकि अदरवाइज उनको बाद में सरेंडर करना लेकिन होगा। रवनीत जी, एक चीज़ सर मैं आपसे और समझना चाहूँगा जिसका जिक्र आलोक सर कर रहे थे अभी, वो है ट्रेनिंग की। उन कारोबारियों की जो जीएसटीएन से जुड़ेंगे उनकी ट्रेनिंग, और उन उपभोक्ताओं की भी जागरूकता कि जीएसटी क्या है, और उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग जो उस जीएसटीएन को डील करेंगे जिले के स्तर पर या राज्य के स्तर पर। उसके लिए क्या कर रहे हैं सर आप लोग? इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काफ़ी बड़े पैमाने पर आउटरीच प्रोग्राम करने वाली और कर भी रही है। और जी, ट्रेनिंग की बात अगर हम करें, 51,000 अफसर राज्य के और केंद्र के ऑलरेडी हमने ट्रेन कर दी। इतने लोगों को आप कर चुके हैं? ट्रेन कर चुके हैं 91,000 51,000 51,000। ठीक है। जहाँ तक करदाताओं की बात है, जहाँ पे हम लोगों की बात करते हैं, अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम की तरफ से देखें, हमने लोगों के लिए स्पेशली जिंगल लगाए हैं जो रेडियो पे चल रहे हैं, टीवी मीडिया पे आपने देखा होगा ऐड आ रही है, पेपर में भी ऐड आ रही है, ठीक है, और हम जगह जगह पे सेमिनार कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे सेक्रेटरी साहब हसमुख गादिया जी अगले कुछ दिनों में 8 जगह जाकर टाउन हॉल की मीटिंग करने वाले हैं। टाउन हॉल मीटिंग मतलब यह है कि आप किसी को बुला के आम जनता से बात करेंगे, बताएंगे उनको कि जीएसटी क्या है। ठीक है, लेकिन ये जो 50,000 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है सर, ये सिर्फ वो कागजों पर खाना पूर्ति के लिए है या वास्तव में 50,000 भारतीय ट्रेंड हो चुके हैं जीएसटी के लिए? खाना पूर्ति तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें सरकारी रस्म अदायगी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें लोगों को काफ़ी जागरूकता है, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है इसको ट्रेनिंग पाने। ठीक है, आलोक सर कैसे आप देखते हैं सर इस आंकड़े को, और क्या वो उम्मीद जगती है और वो जो चुनौती है वो आशावादिता में कहीं तब्दील होती है? मुझे इसमें पॉजिटिव यूँ दिखाई पड़ता है कि मामला पैसे का है, लेन देन का है ना। तो सरकार इसमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहेगी। लेकिन जो मुझे बताओ टीचर दिक्कत क्या आती है, चुनौती जो अभी आपको नजर आती है जीएसटी क्या दिखाई ये पड़ती है कि सर कह रहे हैं कि एक सीए या एक रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर कोई बात कहता है तो उसके लेवल्स होते हैं। दिक्कत ये होती है कि चीज़ नीचे तक कैसे पहुँचे। फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े मसले हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का हाल हमारे मुल्क में ये है कि बातें कह तो दी जाती हैं, नीचे पहुँचती नहीं है। तो मैं देखना चाहूँगा कि 51,000 जो ट्रेन हुए हैं वो आगे कैसे ट्रेन करते हैं। और वैसे टाउन हॉल की बात नहीं, मेरे ख्याल में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और 1000 टीचर्स प्रोफेसर्स को लिया जाए कि वो आप तैयार हैं उस कार्यक्रम से? 100% ये हमारा काम है, हमारा स्किल सेट इंप्रूव होगा। और तो रवनीत जी आप आलोक जी की भी सेवाएं ले सकते हैं। मेरी पत्रकारों की जो बात को, जटिल बात को भी सहज तरीके से कहने की क्षमता रखते हो। ठीक बात है, हालांकि हम भी समझ जाएं पहले जीएसटी को। लेकिन गोपाल जी आपके हिसाब से सर क्या चुनौती अभी जीएसटी के रास्ते में, या आपको लगता है प्रवक्ता के तौर पर कि सब कुछ अच्छा? नहीं, देखिए, एक तो ये माइग्रेशन जो होगा एक अच्छे सिस्टम के लिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए, लोगों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वन नेशन वन मार्केट के लिए। आज आप कहीं प्रोड्यूस करता है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो महाराष्ट्र में उसने गन्ना उगाया, वो उत्तर प्रदेश में उसको दाम अच्छे मिल रहे हैं, आज की डेट में वो उसे वही लोकल मंडी में बेचना पड़ता है। तो जीएसटी से एक नेशनल मार्केट हो जाएगा। आज एक डाटा है कि अगर कोई तमिलनाडु से दिल्ली की तरफ कोई माल बेचने आता है तो उसको कई ऑक्ट्राय करके मतलब 35-36 दिन लगते हैं, वह 3 दिन में माल ले आएगा। तो यह अपने आप में इतना बड़ा सुविधाजनक चीज है, उसके लिए किसी को मेहनत करके समझना पड़ेगा तो जनता समझेगी। हाँ, जरूर कुछ चैलेंजेस हैं, सर्विस टैक्स में है, कई इशू है, पॉइंट ऑफ सर्विस की जो इश्यूज है। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्चुअली जो लोग समझते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उन लोगों के अंदर जो पिक्चर है, जब गवर्नमेंट के लेवल पे ले लें, सरकारी तत्व में, जैसे जीएसटीएन अपने आप में नेटवर्क है। आज आपने देखे मोबाइल यूज, आज एक रिक्शे वाला, पान वाला भी कितनी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है। अगर आपका यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अगर यूज करते तो जीएसटीएन अपने आप में, सरकार यही करते। आज आईटी को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूजर हमारे देश में कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उसका इंटरेक्शन आदमी से कम हो जाएगा, कुछ अच्छा होने जा रहा है। हाँ, और
का लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, जो बीच में प्रॉब्लम आएंगे उसको भी सरकार ठीक है। और निपटा लेगी। इसका श्रेय आप विपक्ष को भी देंगे क्योंकि उनके प्रतिनिधि नहीं है। हम तो कहते हैं ये आज जब आपने शुरू में चर्चा की कि ये जीएसटी काउंसिल बन गया और ये जीएसटी आ गया, ये कोई 2 साल 1 साल का नहीं है, ये 8 साल से ये चल रहा है प्रक्रिया। अटल जी ने इसको पहली बार इस कॉन्सेप्ट को वैट को सेनवेट को लाए थे, उसके बाद कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने आगे बढ़ाया, हमारी सरकार ने उसको पुश किया। हमारा इतना क्रेडिट है कि बहुत तेजी से उसको पुश किया। बहुत संक्षेप में सर, मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत की बात की, उन्होंने कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जीएसटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा जीएसटी स्वच्छ बिजनेस समृद्ध भारत। क्या बात है। तो देखना होगा कि इस बदलते भारत की वो सुनहरी तस्वीर जिसकी उम्मीद यहाँ पर रवनीत जी कर रहे हैं, वो कब हमें आंकड़ों के तौर पर सामने देखने को मिल सकेगी। उम्मीद ज़रूर बनती है कि जीएसटी से स्थितियाँ बेहतर होंगी। आईएमएफ मान रहा है और यहाँ उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरीके से तैयार है। जो जीएसटी काउंसिल है उसने इस फेडरल स्ट्रक्चर की एक अलग तस्वीर पेश की है, एक सुनहरी तस्वीर पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। और हमें लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आने वाले दिनों में लगातार चर्चा करनी होगी, इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको चर्चा पसंद आई होगी। नमस्कार। आपको एक सीरीज करनी चाहिए।